हम कर रहे थे हमारा राजस्थान कक्षा 7 का अध्याय नंबर 6। आज हम करेंगे अध्याय नंबर 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। 1905 के बाद भारत के अंतर्गत गांधी जी जब राजनीति में 1915 में प्रवेश करते हैं, उससे पहले भी और उसके बाद भी राजस्थान चूँकि रियासतों के अधीन था, सीधे ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, तो उस समय राजस्थान की जनता आज़ादी के प्रति क्या सोच रखती थी और उस समय किन लोगों ने आज़ादी की भावनाओं को जागृत करने का काम किया था, वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये चैप्टर आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में भी जानेंगे। राजस्थान में किस प्रकार प्रजामंडल आंदोलन जो थे वो अलग अलग रियासतों में विकसित हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान आंदोलनों से। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों और किसानों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन जब से राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधियां कर ली तो वो अब किसानों और जागीरदारों के जो संबंध थे उनमें कटुता आनी प्रारंभ हो गई, क्योंकि जागीरदारों पर यह दबाव पड़ने लगा कि वह किसानों से ज़्यादा लगान वसूले और वो लगान की दरें जो थी वो अत्यधिक ज़्यादा ही ली जाने लगी थी, और लगान के साथ साथ किसानों से बेगारें भी करवाई जाती थी। बेगार होती थी ज़बरदस्ती तरीके से बिना कोई मूल्य दिए हुए उनसे कार्य करवाना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत श्रेय जाता है मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को। इसकी विशेषता थी कि यह 44 वर्षों तक चला था और पूर्णतः अहिंसात्मक रहा था। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। यहाँ पर सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों का निवास था। ये धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ही ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के 3 चरण माने जाते हैं। पहला चरण तो है 1897 से 1914, दूसरा चरण है 1914 के बाद 1923 तक, और तीसरा चरण है 1923 से 41 तक। तो इन 3 चरणों में अलग अलग नेतृत्व किया था लोगों ने, अलग अलग स्वतंत्रता प्रेमियों ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले बात करते हैं 1857 में 97 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। ठीक है, 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अतः किसानों के 2 प्रतिनिधि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा से जागीरदार राव कृष्ण सिंह की शिकायत करते हैं, लेकिन नाराज राव ने प्रजा पर एक और कर लगा दिया जिसे कहा गया चौवरी कर, और चौवरी कर उसका भी किसानों ने विरोध किया। तो बाद में चौवरी कर की लागत थोड़ी बहुत कम कर दी गई, लेकिन राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद इसका बेटा जो बनता है पृथ्वी सिंह, वो जनता पर एक नया कर लगाता है, वो है तलवार बंदी। तलवार बंदी लगाने के उपरांत किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। तो किसान जो है साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में पृथ्वी सिंह की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। इस आंदोलन में बाद में प्रवेश करते हैं विजय सिंह पथिक, जिन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और अपने साथ मिलाया था माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा जो पंचड़ा गीत गाते हैं, इस आंदोलन में इनका पंचड़ा गीत भी प्रसिद्ध रहा था। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा था। इन्होंने सत्याग्रह किया, गिरफ्तार भी होते रहे, और आंदोलन के अंतिम और तीसरे चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जमनालाल बजाज। इन्होंने 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर राघवाचार्य जी के आदेश से तत्कालीन जो राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, उनको बिजोलिया भेजा और उन्होंने समझौता करके किसानों से उनकी ज़मीनें भी पुनः दिलवाई थी। इस आंदोलन में अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी भूमिका निभाई थी। तो ये है इस आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो ये जानकारियाँ तो हमें कम से कम पता होनी ही चाहिए। जब 7th क्लास के बच्चों को ये पढ़ाई जाती है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ये उम्मीद की जाती है कि ये जानकारियाँ तो सबको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की जब सफलता मिली तो उससे उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने के किसानों ने भी जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ें उठाई।
किसान जो है मिनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और पथिक से नेतृत्व करने का आह्वान किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और वहाँ के राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते को मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकतर किसानों पर गोलियां चलाई और उस गोलीबारी में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद भी हुए बेंगू में। ठीक है, कहाँ पर? गोविंदपुरा में। ये भी ध्यान रखना, गोविंदपुरा में जो गोलीकांड हुआ ट्रेंच ने करवाया, इस गोलीकांड में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए। अगर प्रश्न ये पूछा जाए रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। और स्थल का नाम पूछा जाए तो गोविंदपुरा। कई किसान घायल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा। 53 में से 34 लागतें माफ़ कर दी गई, समाप्त कर दी, और बेगार प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। फिर है बेंगू के बाद बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिबाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी किसानों ने लाग बाग व बेकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने गोलियां चलाई, बरड़ में। ठीक है, बूंदी के बरड़ में गोलाबारी हुई, जिसमें नानक भील की मृत्यु हुई। बरड़ में नानक भील की मृत्यु हुई, इसमें अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। 1943 में सरकार ने मांगे स्वीकार कर ली और यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर है अलवर किसान आंदोलन नीमूचरणा में। यहाँ पर समस्या थी जंगली सूअरों की। किसानों ने अनुमति मांगी 1921 में सूअर मारने की, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही थी। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान में वृद्धि की गई और उसके विरुद्ध किसानों ने नीमूचणा गांव में सभा बुलाई थी। इस नीमूचणा में गोलाबारी की गई और इसमें गोली लगने से हजारों की संख्या में किसानों की मृत्यु हुई। और इस गोलाबारी को गांधी जी ने इस घटना की आलोचना की और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। तो नीमूचणा को गांधी जी ने क्या बताया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये हुआ अलवर में, अलवर किसान आंदोलन में। नेक्स्ट बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य के अंतर्गत एक ठिकाना था। यहाँ ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु होने के बाद लगान में वृद्धि कर दी थी। वर्षा में कमी होने और लगान की दरें कम नहीं होने के कारण किसानों ने विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए और इस आंदोलन की चर्चा जो हुई वो हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड की जो संसद है उसका एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन। जैसे यहाँ पर लोकसभा है वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पर भी चर्चा की गई उस समय। तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा कहाँ पर की गई? हाउस ऑफ कॉमन्स में। लास्ट में जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद किसानों के साथ समझौता करना पड़ा। इस आंदोलन के नेता जो थे वो थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। नेक्स्ट है शेखावाटी किसान आंदोलन। यहाँ पर चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मुंडवा, डूडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने पंचपाने आइए, यहाँ पर लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की पिटाई की। डूडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर अत्याचार किए। हालांकि अंतिम में जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों के बीच समझौते कराने का प्रयास किए, लेकिन लास्ट में समझौता तो आज़ादी के बाद ही संभव हो पाया। इसके अलावा कुछ अन्य कांड भी आते हैं। वह 1945 में चंडावल ठाकुर ने भी, चंडावल में एक हत्याकांड हुआ था, चंडावल हत्याकांड बोलते हैं। 1945 में एक डाबड़ा हत्याकांड भी आता है, पूछा जाता है, एक सन पूछा जाता है इसका, तो यह था 1947 में डाबड़ा हत्याकांड। यहाँ पर भी किसानों और ठिकानेदारों में आपस में लड़ाइयाँ होती है। नेक्स्ट है जनजाति आंदोलन। किसानों के बाद हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। तो जनजातियों का राजस्थान में विशेष योगदान रहा है। आप देखोगे कि दक्षिणी राजस्थान में भीलों का जो बाहुल्य है, इसके अलावा मेवाड़ के राज चिन्ह पर भी इनका चित्र अंकित रहता है। तो मेवाड़ के राज चिन्ह पर भी भीलों का चित्र अंकित रहता है। जयपुर के आसपास आप देखोगे मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु इनका अंग्रेजों के काल से ही शोषण हुआ था। उस समय अनेक समाज सुधारकों ने इनमें जागृति लाने का प्रयास भी किया था। सबसे पहले है भील आंदोलन। भील आंदोलन में मुख्य भूमिका है गोविंद गुरु की, जिन्होंने एक स्थापना की थी संप सभा की।
और गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लगान देने के लिए भीलों को मना भी किया था, जागृत किया था। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें हजारों आदिवासी मारे गए थे। और इस आंदोलन को भगत आंदोलन, देखो संप सभा, भगत आंदोलन, मानगढ़ पहाड़ी, ये बड़े चर्चित नाम है। वर्तमान में भी, करंट में भी चर्चित रहते हैं ये। अभी मोदी जी ने, इसके अलावा अशोक जी गहलोत ने यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर ये हमेशा सभा भी करते रहते हैं। तो मानगढ़ पहाड़ी एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ 1913 में आश्विन सुदी पूर्णिमा को गोलीबारी की गई थी आदिवासियों पर। दूसरे आदिवासियों के गोविंद गुरु के बाद दूसरा नंबर आता है मोतीलाल तेजावत जी का, जिन्होंने चित्तौड़ के मातरकुंडिया में किसानों को, आदिवासियों को लगान बेगार देने के लिए मना किया था। इन्होंने आंदोलन जो चलाया था उसका नाम है एक्की आंदोलन। और एक्की आंदोलन को गति देने के लिए उदयपुर में ये आदिवासी एकत्रित हुए थे और उन्होंने महाराणा को दिया था 21 सूत्रीय मांग पत्र। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। ठीक है, 21 सूत्रीय मांग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली थी। इसके अलावा देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय जाता है भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को। नेक्स्ट है मीणा जनजाति आंदोलन। भीलों का हमने देख लिया और अब है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति जो थी वो अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। मीणा चौकीदारी करते थे और इनके बदले में गांवों से क्या करते थे? चौथ वसूली करते थे। इन्हें चौकीदार मीणा भी कहा जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, जब गाँव में चोरियाँ होती थी तो इन मीणाओं को ही इनका जिम्मेदार माना जाने लगा था और इनसे ही मुआवजा वसूला जाने लगा था। और बाद में सरकार ने भी 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, जिसमें 12 वर्ष से जो अधिक आयु के मीणा जाति के जो लोग थे उनको रोजाना समीप के थाने में हाजिरी देनी होती थी। इस कारण मीणाओं में असंतोष फैल गया था। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को और जयराम पेशा जैसे कठोर कानूनों को हटवाने के लिए, चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन भी चलाए गए। लेकिन आज़ादी के बाद हम देखते हैं 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून जो था उसे समाप्त किया गया था। फिर है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल, अर्थात प्रजा का संगठन। प्रजामंडल आंदोलनों ने राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ होता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। और जन आंदोलनों को संचालन का दायित्व जनता को दिया गया। और राजस्थान में रियासतों में विभिन्न प्रजामंडलों का गठन भी किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल जयेंद्र नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। और प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी ने भी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद, वो मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में है, ये मारवाड़ लोक परिषद है 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूरचंद पाटनी है, ये कपूरचंद पाटनी जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन किया गया था चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में। और 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में एक प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। बाद में इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री भी बनाए गए थे। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य नेता थे माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने भी महाराणा पर अत्यंत दबाव डाला था कि अंग्रेजों के साथ संबंध खत्म करें। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मग्गाराम वैद और लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और 30 जून 1946 को गंगानगर के रायसी नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल, जिसके नेता थे अभिन हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने, मुख्य नेता थे नैनूराम, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। और कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है हम कुछ नेताओं को देखते हैं, जन नायकों को देखते हैं।
तो सबसे बड़े जो थे संत सभा के गोविंद गुरु। इनका जन्म होता है डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में। और ये प्रभावित जो थे वो दयानंद सरस्वती से थे। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही ये आदिवासियों में जागृति लाने का प्रयास करते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा के पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों को इन्होंने संगठित किया था। 1903 में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा का अर्थ होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द है संप, जिसका अर्थ होता है संयुक्त या प्रेम या बंधुत्व। इन्होंने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार से दूर रहने का आह्वान किया था। इन्होंने स्कूलों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बूढ़ों को पढ़ाने के लिए ज्ञान का प्रसार देने का संदेश दिया था। रोज़ाना स्नान करने, ईश्वर में आस्था रखने की इन्होंने बात की थी गोविंद गुरु ने। और ये बातें जब किसान और ये आदिवासी लोग संगठित होने लगे तो ये बातें अंग्रेज़ों को नागवार गुजरी थी। नेक्स्ट है अर्जुन लाल सेठी। जयपुर में इनका जन्म है। इन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना की थी और ये कई भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। और सेठी जी का जो वर्धमान विद्यालय था वो एक तरह से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की ही पाठशाला थी। बाद में ये रास बिहारी बोस के संपर्क में आए और राजस्थान में इन्होंने सशस्त्र क्रांति करने का भी एक दायित्व सेठ जी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ, जो राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनको जागृत करने का कार्य करते थे। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर भी इनका प्रभाव था। इन्होंने केस चेतावनी रा चूठिया नामक एक सोरठा लिखा था प्रसिद्ध, और महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चेतावनी दी थी। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चेतावनी दी थी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक, जो उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर। इनका जन्म था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी। इनका जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ था। ये राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी और प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप ने देश में जब क्रांति की योजना बनाई और 21 फरवरी 1915 का दिन डिसाइड किया गया था कि 21 फरवरी 1915 को क्रांति की जाएगी, तब इनको जिम्मेदारी दी गई थी, राठी जी को, गोपाल सिंह खरवा को और भूप सिंह को, कि आप यहाँ राजस्थान में क्रांति करोगे। तो आर्थिक जो सहायता थी वो दामोदर दास राठी ने ही उपलब्ध करवाई थी। राठी जी ने उसके अलावा 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव भी रखी थी। नेक्स्ट नेता है ठाकुर जोरावर सिंह बारठ, प्रसिद्ध क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। इन्होंने चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकते समय रास बिहारी बोस का साथ दिया था। ठाकुर जोरावर सिंह ने वहाँ पर उपस्थित थे। ये ठाकुर जोरावर सिंह जो थे केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे और कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इन्होंने इनको कोटा सरकार और बिहार सरकार ने पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित कर रखा था और ये लगभग लॉर्ड होर्डिंग पर जब बम फेंका गया उसके 27 सालों तक ये भूमिगत रहे। इनकी लास्ट में मृत्यु हुई 1939 में। नेक्स्ट है कुंवर प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारठ के पुत्र। रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। जब प्रताप जोधपुर आ रहे थे तब एक स्टेशन मास्टर था असनाडा का, उसने इनको गिरफ्तार करवा दिया था और बरेली जेल इनको भेजा गया था, लेकिन इनको वहाँ पर खूब यातनाएं भी दी गई थी। तो उस समय एक सीआईडी का डायरेक्टर था सर चार्ल्स क्लीवलैंड, इसने भी इस बालक के, मतलब बालक ही थे ये, जवान ही थे, तो उस समय इनके ऊपर जो अत्याचार किए गए और इन्होंने अत्याचारों को सहन कर लिया था और अपने साथियों के नाम नहीं बताए थे, तो उससे चार्ल्स क्लीवलैंड भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। लास्ट में बरेली जेल में ही यातनाओं का शिकार होकर ये अल्प आयु में ही शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है राव गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को जब क्रांति का दायित्व सौंपा गया था और क्रांति असफल हो गई थी, बीच में किसी ने योजना की जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी और सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब विजय सिंह और गोपाल सिंह को टोडगढ़ जेल में भी नज़रबंद रखा गया, लेकिन ये दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। बाद में गोपाल सिंह तो सलेमाबाद से पकड़े गए और तिहाड़ भेज दिए गए और बाद में गोपाल सिंह जब तिहाड़ जेल से मुक्त हुए 1920 के बाद, तो ये रचनात्मक कार्यों में लग गए।
तो ये थे राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियाँ और प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे, तो आप ये प्रश्न हल करें, और अगर आपको नहीं आते हैं तो पीछे एक बार और रिवाइज करें। बार बार रिवीजन ही याद करने का सबसे बड़ा ऑप्शन है। धन्यवाद।